दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी सिंधुबाज को, जिसमें विजय सेतुपति लीड रोल में है। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम थाईलैंड के कुछ गुंडों को देखते हैं। वो गुंडों की गैंग मिलकर एक रघु नाम के आदमी को बड़ी बेरहमी से मार रहे होते हैं। रघु उन गुंडों से अपनी जान की भीख मांगता है। रघु उन गुंडों से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। तब वो गुंडे रघु के पैसे भी ले लेते हैं। फिर रघु उन सभी से कहता है कि मुझे अपनी बेटी को बचाने जाना है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वेनबा नाम की एक लड़की को देखते हैं। वेनबा और काफी सारे लोग एक जंगल में काम कर रहे होते हैं। असल में यहाँ काफी सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने के लिए लाया जाता है। उन सभी के मालिक का नाम मोहन होता है। मोहन बस साल में एक बार उन्हें अपने घर जाने की इजाजत देता था। तभी हमें पता चलता है कि वेनबा छुट्टी पर अपने गाँव जाने वाली है, लेकिन वेनबा को गाँव जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि वेनबा के मामा उस पर बहुत चिल्लाया करते थे। और जब वेनबा छोटी थी तभी उसके मॉम डैड की मौत हो गई थी। फिर अगली सुबह वेनबा अपने गांव जाने से पहले जूही नाम की औरत से मिलने जाती है। हमें पता चलता है कि जूही के पति ने धोखे से जूही को काम करने के लिए यहाँ भेज दिया था। वहाँ जूही वेनबा से कहती है कि आज हम लोगों को काम करने के लिए थाईलैंड लेकर जा रहे हैं। तुम गाँव में जाकर मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। और यहाँ जूही का थाईलैंड जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, पर ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। और जूही के जाने के बाद वेनबा अपने गांव में आ जाती है। जिसके बाद वेनबा के गांव में हम थीरू नाम के एक आदमी को देखते हैं। थीरू के साथ हमेशा सौरभ नाम का एक छोटा लड़का होता था। वो दोनों मिलकर गांव में चोरी किया करते थे और पूरे गांव में वो दोनों चोर के नाम से फेमस भी थे। लेकिन थीरू कोई मामूली चोर नहीं था। वो तो किसी का भी सामान बिना पता चले आराम से चुरा लेता था। और कई बार तो थीरू को पुलिस ने पकड़ा भी था, पर पुलिस को कभी थीरू के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। खैर अब रात के समय थीरू और उसके अंकल श्याम एक साथ बैठे होते हैं। वहाँ श्याम थीरू से कहता है कि तुम्हें ये चोरी सब छोड़कर अपने लिए कुछ अच्छा काम ढूंढना चाहिए। साथ ही तुम्हें सौरभ को भी एक अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। इस पे थीरू से बताता है कि सौरभ के माँ बाप का मटका बनाने का बिजनेस था। एक दिन एक्सीडेंट में सौरभ के माँ बाप की मौत हो गई और मरने से पहले उन दोनों ने सौरभ की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर दी थी। और थीरू सौरभ के बड़े होने पर उसे मटका बनाने का काम सिखाना चाहता है, क्योंकि यही सौरभ के माँ बाप की आखिरी ख्वाहिश थी। खैर फिर अगले दिन शाम थीरू को बैंक के ऑफिसर के पास लेकर जाता है और वो थीरू से कहता है कि तुम अपना घर बेचकर एक नए बिजनेस की शुरुआत करो। लेकिन थीरू को घर बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। इसी वजह से थीरू बैंक ऑफिसर के सामने कुछ न कुछ बहाना बनाने लगता है। दूसरी तरफ वेनबा के घर उसे देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और वेनबा के मामा जल्दी से जल्दी उसकी शादी कराना चाहते थे। लेकिन वेनबा लड़के वालों के सामने साफ साफ कह देती है कि मैं आपके बेटे से शादी करना नहीं चाहती। और ये सुनने के बाद लड़के वाले गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। तब वेनबा के मामा भी वेनबा पर गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि अगली बार अगर तुमने शादी के लिए मना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर जब थीरू अपने घर जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे वेनबा दिखती है और थीरू को वेनबा पहली नजर में पसंद आ जाती है। थीरू तो मन में सोच भी लेता है कि वो वेनबा से ही शादी करेगा। तब थीरू हिम्मत करके वेनबा से बात करने जाता है, पर वेनबा उसे ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि तुम जैसे चोर से मैं कभी भी प्यार नहीं कर सकती। तुमने शीशे में अपनी शक्ल भी देखी है। ये सुनकर थीरू हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले किसी भी लड़की ने उसे ऐसा नहीं कहा था। जिसके बाद थीरू शाम से कहता है कि मैं वेनबा से प्यार करता हूँ और हम लोग शादी का रिश्ता लेकर वेनबा के घर पर जाएंगे। फिर घर जाते समय श्याम सौरभ से कहता है कि थीरू तुम्हारे बारे में कितना सोचता है। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद उसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। इस पे सौरभ कहता है कि अरे थीरू ने तो आपको बेवकूफ बनाया है, मैं खुद नहीं जानता कि मेरे माँ बाप कौन है। और सौरभ की बातें सुनकर श्याम को भी झटका लगता है कि ये थीरू कितना बड़ा खिलाड़ी है। खैर अब अगले दिन थीरू और श्याम शादी की बात करने वेनबा के घर पर आते हैं। लेकिन वेनबा का मामा उन लोगों से साफ साफ कह देता है कि मैं वेनबा की शादी थीरू के साथ नहीं होने दूंगा। इसके बाद थीरू वेनबा को इम्प्रेस करने जाता है, पर माँ वेनबा थीरू से कहती है कि आज के बाद अगर तुम मेरे पीछे आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तब थीरू भी ठान लेता है कि वो कैसे भी करके वेनबा से शादी करेगा। इसके बाद थीरू हर समय वेनबा के आगे पीछे घूमने लगता है और उसे मनाने की कोशिश भी करने लगता है, मगर वेनबा अभी भी शादी के लिए नहीं मानती। फिर रात के समय श्याम और सौरभ एक दीवार पर टॉयलेट कर रहे होते हैं। इतने में उस एरिया का मिनिस्टर वहाँ आ जाता है। मिनिस्टर उन दोनों को टॉयलेट करते हुए देखकर काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो दोनों जिस दीवार पर टॉयलेट कर रहे थे असल में उस दीवार पर मिनिस्टर की फोटो चिपकी थी। इसलिए मिनिस्टर उन दोनों को एक एक चाटा मार देता है। फिर थप्पड़ खाने के बाद सौरभ घर में काफी उदास बैठा होता है और सौरभ को उदास बैठा देखकर थीरू उससे पूछता है कि आखिर तुम इतने दुखी क्यों हो। तब सौरभ उसे सारी
सारी बात बता देता है कि मिनिस्टर ने मुझे मारा है। ये सुनने के बाद थीरू गुस्से में मिनिस्टर के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी श्याम थीरू को उस नेता के पास जाने से रोक देता है। हालांकि अभी भी थीरू के अंदर बदले की आग जल रही थी। इसी वजह से रात के समय थीरू चुपके से नेता के घर में घुसकर उसकी बाइक चुरा लेता है। फिर जब थीरू बाइक लेकर जा रहा होता है तभी रास्ते में कुछ गुंडे एक बूढ़ी औरत को धक्का देकर उसकी सोने की चैन छीनकर भाग रहे होते हैं। ये सब देखकर थीरू को काफी गुस्सा आता है और वो उन गुंडों के पास जाकर उनसे चैन वापस देने को कहता है। इस पे वो गुंडे थीरू पर हमला कर देते हैं और यहाँ थीरू उन सभी गुंडों को बहुत मारता है और फिर वो उस औरत की चैन भी लौटा देता है। इसके बाद सुबह के समय थीरू वेनबा से मिलने मंदिर में जाता है और मंदिर में वेनबा थीरू पर गुस्सा हो जाती है। वो थीरू से कहती है कि तुम बार बार मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या। यहाँ वेनबा के काफी कहने के बाद भी थीरू को कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर अब गाँव में सारे किसान एक आंदोलन कर रहे होते हैं। तब वहाँ का नेता उन किसानों को अपनी तरफ करने के लिए पूरे गाँव में अपना पोस्टर चिपका देता है और उस पोस्टर पर लिखा था कि नेता किसानों के लिए एक दिन तक खाना नहीं खाएंगे। लेकिन एक आदमी इतने में नेता को आकर बताता है कि किसी ने आपके पोस्टर पर लिख दिया है कि आप किसानों के लिए मरते दम तक खाना नहीं खाएंगे। ये देखकर नेता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये सब किसने किया होगा। तभी हमें पता चलता है कि नेता के पोस्टर पर वो बात थीरू ने लिखी थी, क्योंकि वो तो उससे बदला लेना चाह रहा था। दूसरी तरफ श्याम बैंक ऑफिसर को थीरू के पास घर बेचने के लिए लेकर आता है। वहाँ थीरू दोबारा से उनसे झूठ कहता है कि ये घर मेरा नहीं है बल्कि सौरभ के माँ बाप का है, इसलिए मैं तो ये घर नहीं बेच सकता। और सभी को थीरू की बात पर यकीन भी हो जाता है। उसी समय सौरभ थीरू को आकर बताता है कि आज वेनबा फिल्म देखने गई है, तुम्हें भी उसे मनाने के लिए थिएटर में जाना चाहिए। तब थीरू उसे मनाने के लिए थिएटर में आ जाता है और फिर वो वेनबा को पीछे से आवाज देकर बुलाने लगता है। लेकिन वेनबा तो थीरू से गुस्सा हो जाती है। वो सभी से कहती है कि ये चोर मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए सभी लोग थीरू पर चिल्लाने लगते हैं। साथ ही वेनबा उसकी बहुत बेइज्जती करती है। तब थीरू वेनबा की बातें सुनकर काफी दुखी हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि शायद वेनबा उससे कभी प्यार नहीं करेगी। फिर रात के समय थीरू वेनबा से जाकर कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा और मैं ये गाँव छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद थीरू वहाँ से जाने लगता है। तभी वेनबा उसे रोककर कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं बस अपने मामा के डर से तुम्हारे पास नहीं आ रही थी। ये सुनकर थीरू काफी इमोशनल हो जाता है और वो दोनों यहाँ किस करते हैं। जिसके बाद थीरू और वेनबा काफी समय एक साथ गुजारने लगते हैं। फिर एक दिन जब वो दोनों घर में बैठे होते हैं, इतने में वेनबा के मामा वहाँ जाते हैं और वो उन दोनों को साथ में देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो वेनबा की चोटी पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी थीरू वेनबा के मामा को बहुत मारने लगता है, जिससे पूरे गांव में उनकी बहुत बदनामी होती है। फिर थीरू उसे कहता है कि आज के बाद अगर तुमने वेनबा के ऊपर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हालांकि फिर वेनबा के मामा वेनबा को अपने घर से निकाल देते हैं और अगले दिन वेनबा बस में बैठकर अपने काम पर जा रही होती है, क्योंकि उसकी छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। तब थीरू से कहता है कि तुम वापस क्यों जा रही हो, मैं तुम्हारा ध्यान रख लूंगा ना। इस पे वेनबा कहती है कि मेरे पापा ने मेरे मामा से पैसे उधार लिए थे, इसलिए मैं खुद मेहनत करके उनके पैसे लौटाना चाहती हूँ। फिर जाने से पहले थीरू वेनबा के गले में मंगलसूत्र डाल देता है। साथ ही वो उससे वादा करता है कि मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूँगा। तब वेनबा थीरू के गले लगकर अपने काम पर चली जाती है। अब वेनबा के जाने के बाद थीरू एक नया काम शुरू करने का सोचता है और श्याम भी थीरू को काफी सारे आइडियाज बताता है, लेकिन थीरू को उसके आइडियाज पसंद नहीं आते। जिसके बाद अगले दिन थीरू वेनबा से कॉल पर बात कर रहा होता है और वेनबा की आवाज सुनकर थीरू काफी घबरा जाता है, क्योंकि वेनबा एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। तब थीरू शाम को लेकर जल्दी से बैंक में जाता है और 5 लाख रुपए में अपना घर बेच देता है। यहाँ थीरू को इतना घबराया हुआ देखकर शाम उसे सारी बात बताने के लिए कहता है। इस पे थीरू बताता है कि वेनबा के मामा ने कॉन्ट्रैक्टर से बात करके वेनबा को थाईलैंड के एक गैंग को बेच दिया है और वो गैंग सभी लड़कियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और वेनबा का बॉस मोहन भी उसी गैंग के लिए काम करता है और वो वेनबा को किसी भी हाल में छोड़ने नहीं वाला। इसी वजह से थीरू वेनबा को किसी भी हाल में बचाना चाहता था। अब थीरू एक ऐसे आदमी के पास जाता है जो नकली पासपोर्ट बनाया करता था। वो आदमी थीरू को एक नकली पासपोर्ट बना के दे देता है, जिसकी मदद से थीरू और सौरभ थाईलैंड आ जाते हैं। दूसरी तरफ वेनबा छुप छुप कर फोन पर थीरू से बात किया करती थी और वो फोन वेनबा को मोहन ने दिया था। तब वेनबा थीरू को थाईलैंड के कंचनपुरी स्टेशन पर आने को कहती है। फिर जब थीरू और सौरभ ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं, तभी उनके पास रघु आता है। रघु भी अपनी बेटी को बचाने के लिए कंचनपुरी जा रहा था। यहाँ रघु थीरू से काफी
काफी सारी बातें करने लगता है और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं। जिसके बाद ट्रेन में जाते समय रघु के पैसे चोरी हो जाते हैं और पैसे चोरी होने पर रघु टेंशन में आ जाता है। तब थीरू ये बात पहले से जानता था कि रघु के पैसे सौरभ ने चुराए हैं। इसी वजह से थीरू सौरभ से जाकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने रघु के पैसे चुराए हैं और तुम्हें वो पैसे उसे लौटा देना चाहिए। तब सौरभ रघु को उसके पैसे लौटा देता है। खैर अब थोड़ी देर में थीरू की कुछ आदमियों के साथ लड़ाई हो जाती है और ट्रेन में लड़ाई करने की वजह से पुलिस थीरू और सौरभ को जेल में डाल देते हैं और थीरू को इस बात की टेंशन होने लगती है कि आखिर वो अब जेल से कैसे निकलेगा। तभी थीरू देखता है कि इंस्पेक्टर अपने ऑफिसर से कुछ चुराने की बात कर रहे होते हैं और उस इंस्पेक्टर का नाम सत्यम था। तब थीरू सत्यम से कहता है कि सर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं कोई भी चीज बड़े आराम से चुरा लेता हूँ। तब थीरू की बातें सुनकर सत्यम को उस पर भरोसा होने लगता है। वो थीरू से कहता है कि तुम्हें थाईलैंड के सबसे बड़े गुंडे के घर से ट्रॉफी चुरानी है। उस गुंडे का नाम चुएंग है और चुएंग के साथ हमेशा उसका राइट हैंड लिंग रहता है। वो लोग पूरे शहर में ड्रग्स और लड़कियों की सप्लाई करते हैं। साथ ही वो लोग बहुत खतरनाक हैं, इसलिए तुम्हें संभल कर ये काम करना होगा। तब सत्यम के कहने पर थीरू सौरभ के साथ चुएंग के घर पर जाता है और उस समय चुएंग के घर पर कोई भी नहीं था। फिर मौके का फायदा उठाकर थीरू घर की सभी ट्रॉफी चुरा रहा होता है, लेकिन इतने में चुएंग अपने आदमियों के साथ घर में आता है। ये देखकर थीरू और सौरभ घर में ही छुप जाते हैं। तब वहाँ थीरू को रघु भी दिखता है और असल में रघु अपनी बेटी को चुएंग के हाथों से बचाने आया था, लेकिन लिंग रघु को पकड़ लेता है। उतनी ही देर में लिंग को थीरू की आवाज सुनाई देती है और लिंग उसी आवाज के पीछे पीछे जाने लगता है। तब उसे घर में थीरू और सौरभ छिपे हुए दिखते हैं और इन दोनों को भी लिंग पकड़ लेता है। जिसके बाद उन दोनों से पूछा जाता है कि आखिर तुम लोग यहाँ क्या करने आए थे। इस पे थीरू उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो पुलिस के कहने पर घर में चोरी करने आया था। तब ये सुनकर लिंग को बहुत गुस्सा आता है और वह थीरू, सौरभ और रघु को जान से मारने के लिए पहाड़ पर लेकर आ जाता है। फिर लिंग रघु को पहाड़ से नीचे गिराकर मार देता है और रघु को मरता हुआ देखकर थीरू काफी डर जाता है। फिर जब लिंग उन दोनों को मारने वाला होता है तभी सौरभ उन गुंडों के हाथों से बचकर भागने लगता है। साथ ही थीरू भी लिंग को धक्का देकर पानी में कूद जाता है। वहीं दूसरी तरफ वेनबा मोहन से कहती है कि कंचनपुर स्टेशन पे मेरे पति पैसे लेकर आ रहे हैं, इसलिए आप वहाँ जाकर उनसे पैसे ले सकते हो। और यहाँ वेनबा थीरू से मिलने के लिए काफी ज्यादा खुश होती है। फिर हम थीरू को देखते हैं। थीरू पानी से निकलने के बाद पूरे शहर में सौरभ को ढूंढ रहा होता है और काफी ढूंढने के बाद उसे सौरभ एक बस में छुपा हुआ दिखता है। पर तभी लिंग के गुंडे सौरभ को पकड़ने के लिए बस में चढ़ाते हैं। तब सौरभ को बचाने के लिए थीरू उन गुंडों के सामने आता है और इतने में लिंग भी थीरू को मारने पहुंच जाता है। जिसके बाद थीरू और उन गुंडों की लड़ाई होती है और थीरू एक एक करके उन्हें बहुत मारता है। फिर गुंडों को मारने के बाद थीरू सौरभ के पास आता है। अब दूसरी तरफ मोहन वेनबा पर काफी चिल्लाने लगता है क्योंकि मोहन को स्टेशन पर थीरू नहीं मिला था। वो कहता है कि तुमने मुझसे मजाक करके अच्छा नहीं किया और अब तुम्हें बाकी लड़कियों के साथ बेच दिया जाएगा। इतना कहने के बाद मोहन वहाँ से चला जाता है और ये सब सुनकर वेनबा काफी दुखी हो जाती है क्योंकि उसे तो यहाँ से कैसे भी करके निकलना था। इसके बाद वेनबा गुस्से में पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन एक औरत उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो ये बात मोहन को बताने जा रही होती है। लेकिन तभी सीमा नाम की एक लड़की उस औरत को जाने से रोक देती है। फिर हम थीरू और सौरभ को देखते हैं। वो दोनों लिंग के गुंडों से जान बचाकर भाग रहे होते हैं और यहाँ जब वेनबा मोहन से बचकर बोट में जा रही होती है उसी समय मोहन के गुंडे वेनबा को देख लेते हैं और वो लोग वेनबा को जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ लेकर आ जाते हैं। जिसके बाद थीरू और सौरभ एक बिल्डिंग के टेरेस पर आकर छुप जाते हैं। तभी लिंग का एक गुंडा उस टेरेस पर आता है और वहाँ थीरू उस गुंडे को मारकर बिल्डिंग के नीचे गिरा देता है। ये देखते ही लिंग अपने बाकी आदमियों के साथ उस बिल्डिंग में आने लगता है और लिंग से बचने के लिए थीरू सामने वाली बिल्डिंग के टेरेस पर कूदने का सोचता है, पर सौरभ तो बिल्डिंग से कूदने में काफी ज्यादा डर रहा था। हालांकि लिंग के आने से पहले वो कैसे भी करके दूसरी बिल्डिंग के टेरेस पर कूद जाते हैं और लिंग चाहकर भी उन्हें पकड़ नहीं पाता। फिर वहाँ से थीरू सीधा चुएंग के घर पर आता है और वहाँ चुएंग को मारकर उसे बांध देता है। अब जब लिंग चुएंग से बात करने के लिए कॉल करता है तब थीरू से कॉल पर कहता है कि मैंने तुम्हारे बॉस को जान से मार दिया है। यह सुनकर तो लिंग काफी घबरा जाता है और वो जल्दी से अपने आदमियों के साथ चुएंग के पास आता है। हालांकि घर में उसे गैस सिलेंडर खुला हुआ दिखता है और असल में लिंग को मारने के लिए थीरू ने गैस खोलकर रखा था। ये देखकर लिंग जल्दी से वहाँ से भागने लगता है, पर इतने में गैस फट जाता है और पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और लिंग भी उस ब्लास्ट में घायल हो गया था। इसके बाद थीरू और सौरभ वेनबा को ढूंढते हुए उस जगह पर जाते हैं।
जहाँ वेनबा को रखा गया था, मगर वहाँ थीरू को वेनबा नहीं मिलती। उधर एक आदमी उसे बताता है कि सभी लड़कियों को बेचने के लिए लेकर गए हैं। ये सुनकर थीरू काफी डर जाता है और उसे वेनबा की काफी चिंता हो रही होती है। फिर थीरू रास्ते में सभी लोगों से वेनबा के बारे में पूछता हुआ जाता है। इतने में हम जूही को देखते हैं। मोहन ने जूही को काम के नाम पर थाईलैंड में बेच दिया था और यहाँ जूही थाईलैंड में मसाज का काम करती है। तब रास्ते में थीरू जूही से पूछता है कि कुछ गुंडों ने वेनबा को किडनैप कर लिया है, क्या तुम मुझे उनके बारे में बता सकती हो। इस पे जूही उसे डैन नाम के एक आदमी का एड्रेस देती है और कहती कि वेनबा उसी के पास मिल सकती है। फिर थोड़े टाइम बाद थीरू उस एड्रेस पर पहुंच जाता है और डैन से जाकर वेनबा के बारे में पूछता है, लेकिन डैन उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। साथ ही थीरू देखता है कि डैन के आदमियों ने सत्यम को पकड़ रखा है। तब सत्यम को बचाने के लिए थीरू उन सभी गुंडों को मारने लगता है। फिर उन गुंडों को मारने के बाद थीरू सत्यम से पूछता है कि क्या आप जानते हो मेरी बीवी को किसने किडनैप किया है। इस पे सत्यम बताता है कि तुम्हारी बीवी को लिंग के आदमियों ने किडनैप किया है और लिंग के आदमी बाहर देशों से लड़कियों को पकड़ कर लाते हैं और उन लड़कियों को यहाँ बेच देते हैं। और इतना ही नहीं, उन लड़कियों की स्किन निकाल कर अमीर लोग अपनी बॉडी पर भी लगाते हैं। ये सब सुनकर थीरू के तो होश उड़ जाते हैं और वो सोचता है कि पता नहीं मेरी वेनबा किस हाल में होगी। फिर सत्यम उसे बताता है कि तुम्हारी बीवी को बाकी लड़कियों के साथ कंबोडिया लेकर जा रहे हैं। अभी तुम्हारी बीवी को कंबोडिया के बॉर्डर पर बटरफ्लाई फैक्ट्री में रखा गया होगा। जिसके बाद थीरू सौरभ को लेकर उस फैक्ट्री में आ जाता है और वहाँ उस फैक्ट्री में उसे मोहन मिलता है। थीरू मोहन से कहता है कि मुझे वेनबा को अपने साथ लेकर जाना है। तब वेनबा थीरू से 5 लाख रुपए की डील करता है, लेकिन रुपए लेने के बाद भी मोहन वेनबा को छोड़ने से मना कर देता है। इस पे गुस्से में थीरू मोहन और उसके आदमियों को जान से मार डालता है। फिर थीरू उन सभी लड़कियों को अपने साथ फैक्ट्री से ले जाने लगता है, पर तभी लिंग अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। लिंग को देखकर थीरू सभी लड़कियों को छुपा देता है और एक एक करके लिंग के आदमियों को मारने लगता है। इसके बाद थीरू धीरे धीरे करके उन सभी लड़कियों को लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन इतने में लिंग को उन लड़कियों की आवाज सुनाई देती है और लिंग से बचने के लिए वो लोग एक बड़े से कमरे में छुप जाते हैं। पर तभी लिंग उस कमरे के बाहर आ जाता है और उन लोगों को मारने के लिए पूरे कमरे में पेट्रोल डाल देता है। पेट्रोल देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं और अब तो वो चाहकर भी उस कमरे से बाहर नहीं आ सकते थे, क्योंकि लिंग ने बाहर का दरवाजा बंद कर दिया था। तब थीरू कैसे भी करके उस कमरे से बाहर निकलता है और फिर थीरू के ऊपर सभी गुंडे हमला कर देते हैं, जिनसे थीरू अकेला ही लड़ रहा था। दूसरी तरफ लिंग उस कमरे में आग लगा देता है। तब थीरू कैसे भी करके उन गुंडों को मारकर उन सभी लड़कियों को कमरे से बाहर निकालता है। वहीं थीरू को वेनबा मिलती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है और फिर वो वेनबा और बाकी लड़कियों को लेकर बाहर जा रहा होता है। उसी समय लिंग उसे मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद थीरू लिंग को बहुत मारता है और फिर जैसे ही वो उसे जान से मारने वाला था, तब लिंग सीमा को पकड़कर उसके गले पर चाकू रख देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें इस लड़की को बचाना है तो तुम्हें खुद की जान लेनी होगी। तब सीमा थीरू को बचाने के लिए खुद चाकू से अपना गला काट लेती है। ये देखकर थीरू को बहुत गुस्सा आता है और सभी लड़कियां मिलकर लिंग को जान से मार डालती हैं। फिर थीरू जल्दी से सीमा का इलाज कराने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और थोड़े ही समय में सीमा की हालत ठीक हो जाती है। जिसके बाद थीरू और वेनबा थाईलैंड में ही अपना जीवन एक साथ बिताने का सोचते हैं और थीरू सौरभ को भी एक अच्छे से स्कूल में डाल देता है और वो सभी मिलकर अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने लगते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।